मुज़ाकरात हैं वो अभी तक उसमें एक डेडलॉक है, जो कि काहिरा में मुज़ाकरात के लिए हमास और इस्लामी जिहाद के वफूद पहुँचे हुए हैं। और इसी दौरान जो है वो जंग बहुत तेज़ हो गई है। बहुत तेज़ जंग तो नहीं हो रही, इसको इस तरह से समझा जाए कि वो एक कतरे आम और खूनरेज़ी हो रही है। और इसमें जो है वो खुरेज़ी हो रही है गज़ा में बहुत ज़्यादा शदीद। और मैंने कल भी बात की थी कि जब भी ये कोई सीज़ फायर या जंग बंदी या इस तरह का कोई मामला आगे चलता है तो एकदम से इसराइल की फ़ौज जो है वो बढ़ा देती है। इसमें अब दो तीन बातें हैं कि जो इसराइल के की काबीना है उसमें तकसीम पैदा हो चुकी है इस वक्त बाइडेन इंतज़ामिया में भी। और बाइडेन इंतज़ामिया में भी तकसीम है और इसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि ये ख़ित्ते की जंग ना बने। लेकिन ये ख़ित्ते की जंग इसको बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक तरह से बन भी गई है। इसमें कोशिश पूरी हो रही है कि ये लेबनान बतौर लेबनान इसमें ना आ जाए। और इसीलिए एक दो रोज़ इसको ताख़ीर की है। सैयद हसन नसरुल्लाह आज शायद पहले एक बात थी कि आज वो ख़िताब करने लगे हैं और वो तमाम जो उसमें कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं हिज़्बुल्लाह के हवाले से। लेकिन फिर चूँकि डेविड कैमरॉन और ये सारी शख्सियात, कुछ ज़्यादातर शख्सियात इधर ही हैं, यहीं पे हैं, या कुछ वापस जाके फिर आ जाएंगी न्यू ईयर करके अपने। लेकिन ज़्यादातर सफारतकार जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में ही मौजूद हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोप और अमेरिका के जो सफारतकार हैं। और जो हॉन्स्टीन है, जो कि जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो एनर्जी के थे और वाइट हाउस, वो अब आज वो लिबनान पहुँचे हुए हैं। और आज उनकी मुलाकात, वैसे तो उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है जो वज़ीर आज़म से या स्पीकर से, लेकिन हिज़्बुल्लाह के साथ भी अमेरिका का मतलब ये आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ कि हिज़्बुल्लाह और अमेरिकन आपस में जो है वो इनकी मुलाकात होती है बैरूत में, ठीक है ना। और वो किसी के तवस्सुस से भी नहीं होती, वैसे ही बैरूत में जो है ना वो हो जाती है मुलाकात किसी होटल में किसी जगह पे, और हिज़्बुल्लाह भी बैठे होते, बात स्ट्रेट टॉक हो रही होती है कि क्या करना है आगे। और हिज़्बुल्लाह उसमें जो है वो बहुत उनका सख्त स्टांस, अभी तक हिज़्बुल्लाह का स्टांस बड़ा सख्त होता है। अगर उनके कोई नुमाइंदे नीचे के लेवल के उनके नुमाइंदे बात भी करते हैं अमेरिकन के साथ, तो वो बड़ा सख्त स्टांस लेते हैं। और वो फिर उसमें ये उनकी बात होती है, क्योंकि लेबनान में तो अमेरिका है ना, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है बैरूत में बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसकी बिल्कुल सिक्योरिटी वगैरह बहुत आराम से अमेरिकन जो हैं वहाँ पे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत में वो बहुत आराम सुकून से उनकी सारा यूनिवर्सिटी चल रही होती है, वहाँ पे कोई थ्रेट्स नहीं होती, कुछ बिल्कुल सुकून। तो अमेरिकन को यानी जो बैरूत है ना वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है अमेरिकन के लिए इस वक्त, ख़ास तौर पे तब जबकि इराक़ कह रहा है कि आप चले जाएं और बाकी जगहों से उनको जाने, तो उनकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो बैरूत में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसमें जो है क्योंकि बैरूत आप समझ लेना कि लेबनान के साथ इराक़ है, और तो बैरूत एक ऐसी जगह है जो कि बहरहाल वहाँ पे मौजूदगी ज़रूरी है अमेरिकन की डिप्लोमेसी के हवाले से भी और कई हवालों से भी। ये जो मामलात हैं ना इराक़ के या सीरिया के, ये सारे ये यहाँ से ज़्यादा वहाँ तय होते हैं, यानी रियाद या अबू धाबी से ज़्यादा ये बैरूत में तय होते हैं, क्योंकि वहाँ की तारीख़ है पूरी फ़लस्तीन के हवाले से और इसराइल के साथ जंग में वो तारीख़ कैरी कर रहा है लेबनान। अच्छा, तो वहाँ पर ये अब जो सईद हसन नसरुल्लाह हैं वो 3 तारीख को ख़िताब करेंगे। उनका जो ख़िताब है 3 तारीख को होगा, जब जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं और अब्दुल हादी मुहंदिस की चौथी बरसी है, ठीक है। इन दोनों शख्सियात की चौथी बरसी है, और ये जो हैं ये ज़ाहिर है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी हैं उनको 4 साल पहले बगदाद एयरपोर्ट के बाहर जो है अब्दुल हादी मुहंदिस के साथ अमेरिकन्स ने उनको निशाना बनाया था। और ये जो दूसरा वाक़या सैयद रज़ी मूसवी का हुआ है, ये उनके करीबी साथी थे, ये बात पहले भी कह चुके हैं। जी।
ईरान की खातून अव्वल जो हैं वो भी लेबनान में हैं। अच्छा, इसमें जो डेडलॉक है वहाँ पे, जो डेडलॉक आ गया है इस वक्त, वो उसकी कई वजूहात हैं इस वक्त। कई उसकी वजह ये है कि देखें, हुआ ये है कि ये अमेरिका के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कहीं इसराइल जो है, इसराइल की हुकूमत नहीं, पूरा इसराइल कोलैप्स ना हो जाए। इसराइल का जो ढांचा है, एक रियासत का ढांचा होता है ना जी। एक है हुकूमत का ढांचा कि जी नेतन्याहू हुकूमत है, एक है कि पूरी जो इसराइल है उसका जो भी ढांचा बना हुआ है, वो असल है, वो फर्जी है, वो जो भी है। और अमेरिकन्स के ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ उनको तस्लीम तो कर लिया था 1948 में अमेरिका ने, लेकिन इनकी फ़ौजी इमदाद कैनेडी के दौर में शुरू हुई है, जॉन एफ कैनेडी के दौर में। और उसके बाद इनको बहुत पैसा भी दिया है, और फिर ज़ाहिर सोवियत यूनियन और मुख्तलिफ पोल्स और ये और वो सारा सिलसिला। और अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की कि जमाल अब्दुल नासिर के साथ पहले मामला तय हों। जमाल अब्दुल नासिर पहली चॉइस थे अमेरिका की, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर सोवियत कैंप में चले गए थे। जमाल अब्दुल नासिर के साथ अमेरिका, बल्कि इतना ज़्यादा जमाल अब्दुल नासिर अमेरिका के करीब थे कि अमेरिका ने ब्रिटेन को स्नप कर दिया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ गया था। जमाल अब्दुल नासिर की इतनी हमायत की थी अमेरिका ने जब ये नहर सुएज़ का क्राइसिस पैदा हुआ था। लेकिन यह है कि अल्टीमेटली ये हुआ, आखिर में फिर ये हुआ कि यूगोस्लाविया और ये सारा असला, मतलब वो हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं। तो जमाल अब्दुल नासिर जो है वो चले गए फिर सोवियत कैंप में। अब इशू ये है सारा कि इसराइल का पूरा ढांचा मुनज़्ज़म ना हो जाए कहीं। इस वक्त ये बड़ी शदीद तशवीश है अमेरिका के अंदर, यानी बतौर रियासत इसराइल कहीं उसका इंतज़ाम ना हो जाए। और मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि यहाँ तक डिस्कस हो रहा है मुख्तलिफ कैपिटल्स में कि ऐसी सूरत हाल बन गई, ये सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, तो वहाँ के न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी और आयरन डोम्स की जो मतलब हम मुल्क हमेशा वो प्लान बी सी जहन में रखते हैं कि अगर इस तरह का लैप्स हुआ है कि जिसमें हमास 7 तारीख को पूरा का पूरा ऑपरेशन कर गई है और इसराइल के लोग सो रहे थे, तो एक टाइम इस बात पे भी एक संजीदगी से गौर हो रहा है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी कैसे है। अगर चारों तरफ से अलगार हो गई, इधर से हिजबुल्लाह आ गई, इधर से हुतीज़ आ गए, उधर से जो है वो लेबनान में से फ़लस्तीन है, तो न्यूक्लियर एसिड्स का क्या होगा। अमेरिका कभी बूट्स ऑन ग्राउंड, तो वो अपनी बेस नहीं शो कर रहे, तो अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं शो कर रहे कि मौजूद हैं इसराइल के अंदर, या उनकी बेसिस मौजूद हैं। लेकिन ये कि बड़ा उनमें कंसर्न है इस बात का। और उसमें जो है ना ये अंदर चूँकि हुकूमत के अंदर भी शदीद झगड़ा हो गया है। और मैंने कल भी बात की थी कि नेतन्याहू जो हैं, नेतन्याहू के साथ एक कॉल जिसका कोई हमारे पास अलामिया नहीं आया वाइट हाउस से, लेकिन यह है कि उस कॉल के बारे में बात हुई कि प्रेसिडेंट बाइडन ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा है कि आप ये टैक्स के मामला तो क्यों नहीं ठीक करते, और ये वो सारा। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर अब नेतन्याहू की हुकूमत में आपस में लड़ाई हो गई है, और वो लड़ाई बड़ी शदीद है। एक तो पहले नेतन्याहू ने ये जो उनके गैलेंट हैं जो वज़ीर दिफा हैं, इनको पहले ही फायर कर दिए, 2-3 दफ़ा पहले ही फायर हो चुके हैं वो। तो उनको जो है वो मना कर दिया है कि आप जो 2 हसास अदारे हैं उनसे आप नहीं मिलेंगे। अच्छा, हसास अदारे जो हैं शिनबेत है और मोसाद है। तो मोसाद के जो सरबराह हैं डेविड बार्निया से, उनसे भी नहीं मिलेंगे, और जो फ़ौज के सरबराह हैं हलेवी, उनसे भी आप नहीं मिलेंगे। तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर दिफा को कहा है कि जी आप जो हैं वो शिनबेत के सरबराह से भी नहीं मिलेंगे और मोसाद के सरबराह से भी नहीं मिलेंगे। और मोसाद के सरबराह जो हैं वो उनके बारे में गैलेंट जो हैं उनका कहना यह है कि ये पेरिस में एक मीटिंग करके आए हैं खामोशी से, और मैं वज़ीर दिफा हूँ, मुझे आप बताते नहीं हैं, और आप क्या है यहाँ पे क्या खेल हो रहा है मुझे बताएं उसमें। तो उसके नतीजे में जो है वो उनका आपस में झगड़ा है, और वो झगड़ा जो है वो बढ़ गया है। कुछ अर्से पहले का मैं टाइम्स ऑफ इसराइल आपको दिखाऊं कि कुछ अर्से पहले का है, कुछ चंद रोज़ पहले का वाक़यात ऐसे हैं कि फिर उसकी ज़ाहिर है कि कोट करना ज़रूरी होता है। कि टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्लाइड से हम शुरू कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर said to bar Gallant from holding one-on-one discussion with Mossad head
होस्टेजेस के ऊपर। लेकिन आज की ये खबर जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ही कह दी है कि मोसाद और शिन बेत के हेड्स जो हैं वो ऑपरेशन मीटिंग गैलेंट के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, गैलेंट जो हैं वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रुप जो कि इंतहा पसंद ग्रुप है, ठीक है। यानी वो ग्रुप, वैसे तो नतन्याहू भी बहुत उसमें है, लेकिन नतन्याहू को जो कि बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा इस वक्त क्राइसिस है कि एक रियासत कोलैप्स कर जाए विद न्यूक्लियर एसिड्स और विद मतलब सारी जो लेटेस्ट उनके पास टेक्नोलॉजी है, और एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। और उसके ऊपर आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, अब उस डिटेल्ड रिपोर्ट को, बहुत लंबी रिपोर्ट है, ग्राफिक्स के साथ उन्होंने तस्वीरें, उसमें सारा डाटा वेटा डाल के, ये 8 जो 6th स्लाइड है, वेयर वॉज द इसराइली मिलिट्री, इतनी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे दी है, एग्जैक्ट एक एक बंदा कहाँ कहाँ मौजूद था और कौन सा ऑफिसर कहाँ था, क्या कर रहा था, किस जगह पे था, क्या हो रहा था, कैसे, और उस तब से लेके अब तक क्या हुआ। और उसमें जो इसमें जो उनकी सुर्खी है वो यही है कि जो टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन ही कह रही है कि जो ट्रूप्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आउट ऑफ पोजीशन, सोशल मीडिया पे रिलाई करती नहीं, अपने टारगेट्स इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ बम फेंकने हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू। और जो है बिहाइंड द फेलियर, इसराइल हैड नो बैटल प्लान फॉर अ मैसिव हमास इन्वेजन। कोई उनके पास प्लान नहीं था, सोशल मीडिया पे वो मसरूफ़ थे और बस देख रहे थे कि अच्छा फलां आदमी आराम से बैठ के, वो पता नहीं टिकटॉक पे थे या इंस्टाग्राम पे थे, किस पे थे। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक रिपोर्ट आई है साथ ही। और फॉरेन अफेयर्स को हमेशा संजीदा लेती है पूरी दुनिया, जो भी ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और फॉरेन अफेयर्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ मुंसलिक। और उनका जो एक बहुत तवील आर्टिकल आज उसमें पब्लिश हुआ है, हाउ इसराइल कुड लूज़ अमेरिका। अच्छा, ये जो है ये लिखा है शलोम लिपनर ने। शलोम लिपनर जो है ये 1990 से लेके 2016, 1990 से 2016 तक तमाम इसराइली वजीर आजम जितने गुजरे हैं उन सबके मुशीर हैं ये वो हैं। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट या ये ऑफिस में रहे हैं थ्रू आउट, बड़ी यंग एज में ये ऑफिस में आए और मुख्तलिफ ओहदों पे, तो ये थ्रू आउट रहे हैं। अब इन्होंने, इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये सूरत हाल ऐसी है कि नेतन्याहू की वजह से इसराइल एक हमेशा के लिए अमेरिका को खोने जा रहा है, अमेरिका उससे हट रहा है पीछे, और वो इसमें इस जंग को आगे नहीं बढ़ाएगा नेतन्याहू के वक्त में जो कुछ हो रहा है इस वक्त। और कोई ऐसा लंबा चौड़ा अमेरिका का, देखें रशिया भी इसराइल के साथ था, चाइना भी, चाइना की तो सारी इन्वेस्टमेंट्स, रशिया तो मुकम्मल तौर पे जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो रशिया का तो आना जाना, नेतन्याहू आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा रशिया चाइना ने पोजीशन ली है। जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, दुनिया आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। आप वो पोजीशन हो सकता है कभी कभी गलत भी हो जाती है रियासतों की, लेकिन आप एक पोजीशन रखते हैं। अभी हम न्यूट्रल हैं, नहीं, आप एक पोजीशन लेते हैं। रशिया ने और चाइना ने और यूरोप ने और तमाम दुनिया एक पोजीशन ली है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है ज़्यादा। यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि जब हमास का भी जिक्र आता है तो वो कहते हैं कि इसकी तारीख क्या है, इसकी तारीख क्या है पीछे, इसमें आप देखें तो सही कि क्या हुआ। तो अगर अब मुझे बताएं कि ये अगर 21,000 या 22,000 लोग जो शहीद हो गए हैं, अब इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो इनके आगे क्या, वो कह रहे हैं इसीलिए कि बच्चों को भी मार दो, सब नस्ल ख़त्म कर दो ताकि कोई पैदा ही ना हो आगे इनकी नस्ल का, ना वो भी दहशतगर्द बन जाएगा, तो सफ़ा हस्ती से मिटा दो। अब इशू ये है सारा कि यहाँ पर और इतना बड़ा एक जो है वो एक जंगी जराइम हो गए हैं, और ये सारी जो कामीना है, छोड़ दें नेतन्याहू क्या कर रहा है, ये सारे वो हैं जिनको आगे, जिनको पता है कि उनके ऊपर नाहली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके ऊपर जराइम के इल्ज़ामात लग रहे हैं। साउथ अफ्रीका चला गया है
आलमी अदालत में, और आलमी अदालत में उसने जंगी जराइम की बात की। हेग वाली जो आलमी अदालत इंसाफ है वो पहले ही से ही एक इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं।